नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का यह है कि क्या ओवैसी यूपी में योगी वर्सेस मुसलमान करना चाहते हैं और बंगाल से यूपी तक जो ओवैसी मॉडल चल रहा है वो किसके लिए हानिकारक है। आज इसकी बात करूंगी। ये सवाल उस बयान की वजह से है जिसने देश की सियासत में आग लगा दी है। बयान तो आया मेरठ की धरती से, लेकिन इसका असर यूपी से निकलकर बंगाल, असम, दिल्ली तक हो रहा है। बयान दिया एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के खासम खास कहलाने वाले शौकत अली ने। अब शौकत अली यूपी में ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पुलिस को सीधे चुनौती दे दी है। जी, अगर उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। यानी उत्तर प्रदेश के करीब 3 लाख पुलिस कर्मियों को ओवैसी की पार्टी क्या खुलेआम धमकी दे रही है, हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। क्योंकि शौकत अली तो यही कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया है बल्कि एक नया राजनीतिक गणित भी समझा दिया। ईद मिलन समारोह में वो बोले, हमें 111 नहीं बस 11 विधायक दे दो, फिर देखो यूपी में एनकाउंटर करने वालों का क्या हाल होता है। अब ओवैसी के नेता बेशक पुलिसिया एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बयान को एक राजनीतिक एनकाउंटर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि यूपी में एमआईएम जब 111 विधायकों का जिक्र कर रही है तब वो समाजवादी पार्टी को चुनौती देती है। साल 2022 में समाजवादी पार्टी को यूपी में 111 सीटें मिली थी, लेकिन यूपी में ओवैसी की पार्टी को नाम मात्र का वोट मिला था। करीब 10 सीटों पर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाया था। लेकिन सवाल सिर्फ यूपी का नहीं, सवाल बंगाल का भी है, असम का भी है, सवाल मुस्लिम वोट पर अलग अलग राज्यों में की जा रही दावेदारी का भी है। अगले महीने पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, साल भर बाद यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ ओवैसी ममता के गढ़ में है, बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर के साथ पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सिपह सालार यूपी में अखिलेश की साइकिल की हवा निकालने की फिराक में है और चुनौती सीधे योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। अब बंगाल में ममता बनर्जी और यूपी में अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं। क्या यूपी में ओवैसी के नेता का बयान इत्तेफाक भर है या फिर इसे 2026 और 2027 के चुनावी मौसम में वोटों के ध्रुवीकरण का नेशनल मास्टर प्लान माना जाए? बहस आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से ये बयान और रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा के दरबार में जिस वक्त हुमायूं कबीर चादर चढ़ा रहे थे, क्या हुजूर गरीब नवाज या आपके नाम लेवा है, आपके चाहने वाले हैं, ख्वाजा बाबा आपके दरबार में हाजिर हो गए, गरीब नवाज इनकी आदमियों को कबूल फरमाइए। पूरे तरह उनको वॉश आउट कर देंगे। उसी वक्त अजमेर से करीब 500 किलोमीटर दूर मेरठ में ओवैसी की पार्टी के बड़े नेता शौकत अली 11 बनाम 111 का गणित समझा रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। यूपी में ओवैसी की पार्टी इशारों में मुसलमानों से कह रही है कि अखिलेश यादव को नहीं, हमें वोट दीजिए। दूसरी ओर बंगाल में ओवैसी से हाथ मिलाने के बाद हुमायूं कबीर अपनी जीत और टीएमसी की हार के लिए चादर चढ़ा रहे। कांग्रेस को एतराज है कि ओवैसी क्यों कौम का वोट काटने पर तुले हुए हैं। बीजेपी के नेता अपने अंदाज में ललकार रहे हैं, सो अलग। 11 विधायकों के पास क्या होगा, उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? उनके 11 विधायक का मतलब है देश प्रदेश में भाजपा की सरकार का। देखिए, ये देश कानून से चलता है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है। और आज सवाल इंडिया का, क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी चाहते हैं योगी वर्सेस मुसलमान? क्या एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर
कानून व्यवस्था को चैलेंज नहीं है? क्योंकि नेता तो यही कह रहे हैं ओवैसी। पहले 15 मिनट वाला बयान और अब 11 विधायक, ऐसे नफरती बयान से क्या वोट मिलेंगे? सवाल ये भी, ओवैसी योगी का काम बढ़ा रहे हैं या आसान कर रहे हैं, क्योंकि एक ध्रुवीकरण की कोशिश वो कर रहे हैं? और क्या ममता और अखिलेश दोनों के लिए ओवैसी मॉडल चैलेंज है? आज इन्हीं पर सीधे सीधे हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आरएलडी के नेता मलूक नागर जी हैं, हमारे साथ आदिल हसन एमआईएम के प्रवक्ता हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और बीजेपी से विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले फराज जी आपके पास आ रही हूं। ये चुनौती सारी बंगाल टू यूपी आप ही के लिए है। देखिए, अब यहां पर सीधे कह रहे हैं कि 111 नहीं 11 चाहिए, क्योंकि दम तो आप भरते थे योगी को हटाने का, लेकिन अब ओवैसी साहब ताल ठोक रहे हैं। हाँ, देखिए सुचारिता जी, आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जैसे शौकत साहब ने एक ये बयान दिया है कि इनकाउंटर का बदला इनकाउंटर, मुझे तो लगता है कि ये आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो नितेश राणे हो, वो बोलते हैं ना कि मुसलमान हरा सांप हैं, या इनके सांसद सतीश गौतम अलीगढ़ से जो बोलते हैं कि ये रमजान वमजान क्या होता है। तो जैसे एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और वो वोट की पॉलिटिक्स कर सकें, वैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शौकत साहब ने जो ये बयान दिया है, ये एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो। यानी कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वही काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है। हमारी पार्टी हमेशा ये मानती है कि इस तरह के बयान, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आए, इस तरह के बयानों का हमेशा हमने खंडन किया है और आगे भी हम खंडन करते रहेंगे। सुचारिता जी, नहीं, वो खंडन की बात नहीं है। क्या है? सीधी बात देखिए ये है कि वो तो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं और आपके ऊपर कदम रखकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 111 वालों ने तो कुछ नहीं किया, अब 11 हमें दे दो, हम करके दिखाएंगे। तो वो चैलेंज आपको है। आप अपने आप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन कहते रहिए, लेकिन ओवैसी साहब ऐसी हवा बना रहे हैं कि वो यूपी में अखिलेश यादव और आपकी पार्टी को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। अब दिखा तो वो यही रहे हैं। मैं एक बार जरा, मुझे बताया जा रहा है विजय जी भी जुड़ गए, हर्षवर्धन जी आ गए स्क्रीन पर। सुचारिता जी, इसका जवाब ले। अच्छा, जल्दी से जवाब दीजिए जो आपने पूछा है। अच्छा, बोलिए 20 सेकंड। हाँ, देखिए, ये हमारे ऊपर चढ़ करके नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ। ये आइडिया ऑफ इंडिया की गर्दन पर चढ़ करके पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। ये वही आइडिया ऑफ इंडिया जो कि इस देश के हिंदू मुसलमानों को आपस में जोड़ करके रखता है, उसी आइडिया ऑफ इंडिया की गर्दन पर चढ़ करके ये राजनीति करना चाहते हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा था। अच्छा, ये भी आइडिया ऑफ इंडिया पर चढ़ाई कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, सिर्फ आप हैं जो उस इंडिया के आइडिया को प्रिजर्व कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप ही हैं बस जो बचा रहे हैं उस लोकतंत्र को। हर्षवर्धन जी, सिर्फ हम नहीं हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनको स्क्रीन पर दे सकती हूँ। मैं आ रही हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं हर्षवर्धन जी, जरा ये जो बात कह रहे हैं फराज जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो गणित बैठ रहा है, ओवैसी साहब की पार्टी चली गई है हुमायूं कबीर के साथ, यहाँ पर यूपी से जो ताल ठोक रहे हैं वो सीधे चुनौती बंगाल तक दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हमें 11 दे दो, हम बता देंगे। एनकाउंटर करने वाला, आपको लग रहा है कि ये सीधी चुनौती है? वो कह रहे हैं एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर करके बता देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इस वजह से है कि समाजवादी पार्टी जो राजनीति कर रही है उसके अतिरेक पर खड़ी हुई, और यही भ्रम पहले बिहार में था कि ओवैसी आएंगे तो क्या कर लेंगे, महाराष्ट्र में था, और बिहार में 2 बार पहले वो चुनाव जीते, उनके विधायक 5 में से 4 उदरस्त कर गए, हजम कर गए तेजस्वी यादव, फिर से उतने जीत कर आ गए। तो अब आप असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन मेरी चिंता बड़ी है, समाजवादी पार्टी ने उस वक्त, अखिलेश यादव ने
आतंकवादी जो थे उनको छोड़ने की सिफारिश कर दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उस पर कहना पड़ गया था। इससे आगे कहां जाना चाह रही है ओवैसी की पार्टी, और ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में है, वो जब हम पश्चिम बंगाल जाते हैं तो पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या बढ़ी है, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ आएंगे। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह असदुद्दीन ओवैसी का आना ये चिंता की बात है। चिंता की बात अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के लिए भी है, और मुझे लगता है कि वैसे भी ये चिंता की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट बात कर रहा है, जो बहुत अतिरेकी बात कर रहा है, वो राजनीति में अगर सफल होता हुआ दिखेगा तो ये बेहतर नहीं होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है कि ये भी आप समझिए, मैंने पिछले चुनाव के वक्त कहा था कि ओवैसी साहब आते हैं, तकरीर देते हैं, तो मुसलमान नौजवान उनको सुनता है लेकिन वोट देने नहीं जाता। ये मैं बार बार कहता था, लेकिन अगर वो सुन रहा है और सुनने के साथ वोट देने लगा तो सचमुच ये जो भी अपने आप को मुस्लिम वोटों की झंडाबरदार पार्टियां कहती हैं, या जो अपने आप को सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर कहती हैं, उन पार्टियों के लिए बड़ी चिंता की बात है। और बिहार बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र में भी ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया, बिहार तो बहुत बड़ा उदाहरण, उत्तर प्रदेश उसके सटा हुआ है, बंगाल भी उससे सटा हुआ है। तो इसलिए इसको आप यूं ही आसानी से हल्के में नहीं ले सकते हैं। जो 11 और 111 को करें, पता नहीं क्या चाहते हो, मतलब किस हद तक जाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज करना चाहते हैं, क्योंकि एनकाउंटर जिसका हुआ है वो तो अपराधी था। एग्जैक्टली मैं हर्षवर्धन जी, यही बात है। अब अगर शौकत अली ये कहते हैं, अगर मुझे बताइए कि अगर आदिल हसन साहब जुड़ जाएं तो जरा उन्हें स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि जिनकी वो बात कह रहे हैं कि एनकाउंटर करने वाले का, किसी भी मुसलमान का एनकाउंटर करेगा हम उसका एनकाउंटर कर देंगे। अब इसमें ये हिंदू मुस्लिम वाली तो पिच है ही नहीं जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। भाई एनकाउंटर किसका हुआ है? एक अपराधी का हुआ है, तो इसमें एनकाउंटर में हिंदू मुसलमान लाने की क्या बात है? लेकिन क्या ये हो रहा है? मलूक जी जुड़ गए हैं, मलूक जी और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, विजय जी स्क्रीन पर है। मैं एक बार मलूक जी आपसे पूछ रही हूं, पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक क्या ओवैसी थ्रेट हैं? देखिए सुचरिता जी, जो पिछले दिनों जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, और जब एक इको हो रहा मेरा, जब विदेश में सांसदों की टीम गई तो उस समय ओवैसी साहब का जो बयान थे, वो पाकिस्तान को जिस तरह ललकारा, पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने लताड़ा और देश हित में जो बात करी, उनका कद तो पूरे देश में बढ़ा है, लेकिन कुछ राजनीति करने के लिए या वोटों को अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए अगर ज़्यादा जहरीला बोलेंगे, और जो देश के लिए दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए अगर वो खिलाफत की कहीं बात जाती है, तो उसके हम पक्षधर बिल्कुल नहीं हैं। हम दोनों के हिसाब से पक्षधर हैं। ये देश संविधान से चलेगा। अगर मुसलमानों की कहीं बात आती है तो हम भी संविधान के अनुसार उनके हितों की रक्षा के लिए खड़े हैं। इसी तरह ओवैसी साहब को कहना चाहिए कि अगर हिंदुओं की कहीं बात आती है तो संविधान के अनुसार वो भी खड़े हैं, ना कि एक पक्ष पे खड़े हो जाए और एक तरफा बात करने लगे और ऐसी कोई बात बोले जो देश की एकता के लिए कहीं डेंटेड हो। हाँ, एक बात जरूर है सुचरिता जी, अगर कहीं मुसलमानों की बात आती है 1947 में लें तो जब देश के 24.5% हर जगह हिस्सेदारी, हर विभाग में, कानून के लोग, रखवालों में, नौकरियों में, व्यापार में, हर जगह उनकी हिस्सेदारी थी, और 2014 आने तक वो 1.5% रह गई, और 2014 से आज 2026 तक वो आप वापस आते आते अगर 4.5% हो गई है, तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनकी साथी पार्टियों पे वो झिल नहीं रहे हैं। वो हम एनडीए के लोगों को भी कुछ का कुछ बोलते हैं। असलियत में मुसलमानों के दुश्मन सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस है सबसे बड़ी, और उसकी साथियां, क्योंकि उनके हकों की जब बात आई तो उन्होंने पूरा करीब 60-65 साल जब उनकी सरकारें रही, जी बैठे होते तो मैं कहती भाई कांग्रेस के समर्थित पार्टी है। अभी तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, अभी तो चुनाव है, मैं नहीं कह सकती हूँ समर्थन पार्टी है, ये लोग एक साथ हैं एक ब्लॉक में, अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। लेकिन मैं एक बार मैं आतिल हसन कह सकती हूँ क्या?
नहीं, आप आपका चैनल है, आप डिबेट की एंकर है, आपके जो मन में है वो आप कह सकते हैं। नहीं, गाड़ी की ड्राइवर सीट मैं पर तो बैठी है आपसे आप। पूछकर कहूंगी ना सर, क्योंकि गठबंधन का कब क्या होता है उसका खासकर चुनाव से पहले कुछ पता नहीं चलता, तो ये पूछना पड़ता है सर नेता से कि अभी आप साथ हैं या अलग हैं। ये देश गांधी के विचारों से चलेगा कि गोडसे के विचारों से चलेगा? ये बात कहां से आ गई? आरएसएस की विचारधारा, ये बात इसलिए आ गई है कि आज वही स्थिति में हम खड़े हो गए हैं। हाँ। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को लड़वा करके जिस तरह से अंग्रेजों ने कांग्रेस और गांधी को रोकने की कोशिश की, आज वही चाल चली जा रही है। पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी के आदर्श पर चलने वाली नेत्री का नाम ममता बंदोपाध्याय है, और ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेता है, पूरे देश में आंदोलन से उठी हुई नेता। चाल कौन चल रहा है? आज भी गांधीवादी विचारों से चलती है। चाल कौन चल रहा है? मोहरे कौन है? गांधीवादी विचारों की चाल कौन चल रहा है? मोहरे कौन है? मोहरे ताश कौन चल रहा है? अमित शाह जी, इलेक्शन कमीशन जिनकी कठपुतली है, हाँ। सारे इंस्टीट्यूशन जिनकी कठपुतली है, सारी ताश सीबीआई ईडी उनकी कठपुतली है, तो सारी कठपुतली जिनके हाथों में है, उसके षड्यंत्र के खिलाफ अगर ममता बनर्जी जिस तरह से अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ ममता बनर्जी खड़ी थी, वैसे ही आज भी खड़ी रहेगी। हम तो जिस तरह से सीए एनआरसी, हम तो दो किरदारों की बात कर रहे हैं, और वो किरदार जो है बंगाल में खासकर असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ हुमायूं कबीर वो साथ आ गए हैं। यहाँ बंगाल में, यहाँ यूपी में भी ओवैसी के जो नेता हैं वो लोकतंत्र है, वो ताल ठोक रहे हैं। मैं एक बार सुनिए आदिल हसन साहब यहाँ आ गए हैं, एमआईएम के नेता हैं, मैं एक बार उनके पास जाऊंगी। आदिल हसन साहब, आपके नेता ने जो बयान दिया कि 111 नहीं चाहिए, संकेत सपा की तरफ था 111, हमें 11 दे दीजिए, अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। ये बयान सही है लग रहा है आपको? हम इसमें आप ही बोलिए कि उन्होंने जब सपा हमारे मुद्दा नहीं उठाएगी, अखलाक क्या जाने वाला सबसे पहला शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आफरीन जो इलाहाबाद में सपा को उनके पिताजी ने समर्थन भी दिया था, उनका घर बुलडोजर से ढाया गया, अखिलेश जी ने कुछ नहीं बोला। आज इफ्तार किसी बच्चे ने, नौजवान ने इफ्तार कर लिया बनारस में, उस पर केस पे अगर किसी ने बोला, बैरिस्टर साहब ने बोला। मुख्तार अंसारी साहब को आप चले गए सबसे पहले, बैरिस्टर साहब ने। आजम खां के मुद्दे पे बैरिस्टर साहब बोले, हर मुद्दे पे बोलते। सपा बोलिए ना किस मुद्दे पे बोलती है? मुसलमानों के मुद्दे पर। मुजफ्फरनगर किसके टर्न में हुआ मैम, बताइए आप। अरे आदिल साहब, चलिए मैंने मान लिया, फराज साहब आपका जवाब देंगे, मैंने मान लिया नहीं बोलती, तो क्या आपके नेता ये कहेंगे कि किसी मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर कर देंगे? एनकाउंटर कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है ना, तो क्या पुलिस के एनकाउंटर की बात होगी? अब हम सिर्फ पुलिस ही कर रही है एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में। कौन कर रहा है? हर दिन देखिए अपराधी खुलेआम एनकाउंटर कर रहे हैं। अभी आप दिल्ली में नहीं देखा कि 7 दिन बाद लाश मिली? आपने नहीं देखा कि नफरत फैला, तरुण के नाम पर नफरत फैलाया गया? आपने नहीं देखा दीपक, एक आदमी ने बचाया, दीपक मोहम्मद बोल दिया तो क्या हुआ उसके साथ हुआ? किस अभी आपने मेरठ में नहीं देखा गौरक्षा के नाम पे लूट हुई? अब तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का मोहम्मद दीपक का एनकाउंटर हो रहा था। हाँ? एक मिनट, सब कहानियों को मत जोड़िए। एक एमपी को एनकाउंटर में मार दिया गया, इससे बढ़ के शर्म की क्या बात हो सकती है? यूपी पुलिस में एक एमपी को मार दिया जाएगा, पुलिस सुरक्षा में एक एमएलए को मार दिया जाएगा। यही तो आपके नेता कहेंगे हम खुलकर अब हथियार उठाने की बात करेंगे, हम एनकाउंटर करने की बात करेंगे। इसमें हथियार क्या? ये आदमी जब भाषण देता है तो अपनी बात रखता है। अरे भाषण देता है तो कुछ भी कह देगा, लोगों को एनकाउंटर करने की बात कह देगा, मारने की बात कह देगा, और जिसका एनकाउंटर हुआ वो तो अपराधी ही होगा। तो अपराधी के एनकाउंटर पर कह रहे हैं मुसलमान को मारा, एनकाउंटर के तो हम एनकाउंटर कर देंगे? ये आपको सही लग रहा है? बोल रहा है जब भाषण में जब बोलता है तो इनकाउंटर बोला, जो गलत भाषण ना, भाषण थिएट्रिक्स के लिए नहीं दिया जाता कि लोगों को ड्रामा करके दिखाए। भाषण वो देता है नेता, जिम्मेदार नेता, जो उसके मन में हो और वो लोगों के लिए करना चाहे। कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या नेता की? कुछ भी बोल दे भाषण में। मैम सुनिए, 2024 में एसआईआर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आए थे पूर्णिया, बोले थे कि सीमांचल में घुसपैठ है। 2025 में एसआईआर हुआ, एक भी घुसपैठ नहीं निकला, एक भी बांग्लादेशी नहीं निकला। आप बोलिए प्रधानमंत्री को, बोलिए माफी मांगने, बोलिए। प्रधानमंत्री ने शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी, प्रधानमंत्री के सामने माफी मांगेंगे इस मुद्दे पर? प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2000 मुझे नोटबंदी में 50 दिन दे दो देश वालों, मैं बदल दूंगा, 15 लाख रुपया लाऊंगा, काला धन लाऊंगा, 2022 तक सबको पक्का मकान दूंगा। बोलिए, ये भाषण दिए थे 2047 में कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं, 2047 का ख्वाब दिखा रहे हैं।
बोलिए ईरान के मुद्दे पर इजराइल को फादरलैंड बना दिए। इजराइल 1948 में बना, किसका फादर हो गया इजराइल भाई? जो हम लोग भारत का रिश्ता महात्मा गांधी के वक्त फिलिस्तीन से था, तो फादरलैंड बना दिए। जो बीफ खाने वाला आदमी फादरलैंड हो गया क्या? इजराइल जो बीफ खाता है वो फादरलैंड हो गया आपका? कहां से फादरलैंड हो जाएगा? प्रधानमंत्री उसको फादरलैंड का खिताब दे देते हैं। अरे कुछ सोच समझ के बोलिए, प्रधानमंत्री जी को बोल रहे। और ये विजय शर्मा जी, हर्षवर्धन जी, सर 10 सेकंड मैम, 10 सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठे में उन्होंने ट्वीट किया वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। उनसे पूछिए, रुचिका शर्मा का हिस्ट्री का पूछ लीजिए। एक गाइड ने सच्चाई बताई तो ट्वीट करके उसको जहरीला बोल रहे हैं। रुचिका शर्मा हिस्टोरियन आपके चैनल पर आती है, उसने एक्सपोज कर दिया इनके पाखंड को कि ब्राह्मणों ने क्या किया और खिलजी को क्यों बदनाम किया। किसने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई? इन्होंने ट्वीट किया। आप जिनको चैनल में बैठाई हुई हर्षवर्धन जी को, रुचिका शर्मा आप चैनल पे बैठाती है। हिस्टोरियन ने पर्दाफाश कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी साफ कर दिया। देखिए एक सेकंड मेरी बात सुनिए आदिल हसन साहब, मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, मेरे चैनल पे और जो पैनल पे लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, जैसे आपकी ले रही हूं। आपके नेता भी तो कह रहे हैं ना 11 जिता दीजिए तो एनकाउंटर कर देंगे। तो ऐसे में तो मुझे आपसे भी पूछना चाहिए। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपना जवाब खुद देने में सक्षम है, मुझे उनके लिए जवाब नहीं देना है। पहले मैं विजय शर्मा जी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन जी मैं आ रही हूं, पहले विजय जी के पास मैं गई नहीं, इसलिए मुझे विजय जी के पास पहले जाना है। विजय जी देखिए, आपने पूरे बयान सुन लिए, वो पीछे नहीं हट रहे अपने बयान से। अब ओवैसी साहब यूपी से लेकर यूपी में योगी आदित्यनाथ और वहां बंगाल में भी आपको ममता दीदी को सीधे सीधे वो झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। सुचरिता जी, मैं देखियो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की। आपने इनके बयान सुने होंगे जिस तरह से। अभी ओवैसी जी बात पे संविधान की बात करते हैं। अब संविधान कहाँ गया? अब लेना उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है। जो आदमी कहता है हम एनकाउंटर कर देंगे, अगर वो ये कहते हैं कि हम उनको सजा करवाएंगे, गलत एनकाउंटर होता है तो समझ में आती है। तो इनके प्रवक्ता किस तरह से एक गलत बात का साथ देते हैं। तो इनके लिए जो संविधान की बातें हैं, कानून की बातें, वो इनके सुविधा अनुसार है। ये संविधान का कहीं भी किसी तरह से भी इज्जत नहीं करते। और अरे मैं इस वक्त एक बड़ी खबर बता रही हूं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दूं, युद्ध के समय में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन तक किसी तरह के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने की बात कही है ईरान के, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पश्चिम एशिया के हालात पर यह बातचीत हुई है। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप इस समय किससे बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या डिटेल्स है, क्या निकल कर आया है, वो भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोक लगाने की बात कही है। सर्जियो गोर ने पोस्ट किया है एक्स पर, President Donald Trump just spoke with Prime Minister Modi. They discussed the ongoing situation in the Middle East, including the importance of keeping the Strait of Hormuz open. यानी सर्जियो गोर कह रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की है और हॉर्मूज को खोल के रखने की जो आवश्यकता है, जो महत्व है, उस पर बात की है। तो देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हॉर्मूज को लेकर जिस तरह से ईरान ने धमकी दी थी, आप आज भी देख रहे हैं कि 2 भारतीय जो जहाज हैं वो भारत पहुंच रहे हैं हॉर्मूज से होते हुए ही। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने ईरान से भी बात की, ईरान में भारत ने मदद भी भेजी। वहीं प्रधानमंत्री से अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है और इसको भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं एम्बेसडर सर्जियो गोर, उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर और बताया है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच ये बातचीत हुई है। तो ये इस वक्त का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत। अब ये आप जानते हैं, अमेरिका ने कल 5 दिन तक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मेरी बातचीत हो रही है ईरान से। उन्होंने ये भी कहा कि 5 दिन तक हम किसी तरह से उनके जो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। इस सब के बीच आप ये भी देख रहे हैं कि हमले ईरान कर रहा है, इजराइल ने भी हमला किया है, लेकिन इन सब के बीच ये बातचीत हुई है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त ऑनलाइन पर है। विकास, जरा बताइए, बहुत महत्वपूर्ण
डेवलपमेंट है ये पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरे पश्चिम एशिया के इस संकट के दौरान ये पहली बार बातचीत हुई है उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और इसकी जानकारी खुद एम्बेसडर सर्जेई गोर ने दी है। और उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस डिस्कशन में जो ऑनगोइंग सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, पश्चिम एशिया की, उस पर बातचीत हुई है। और साथ ही साथ हॉर्मूज के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पर जो आवागमन है वो स्वतंत्र रूप से चलता रहे, इस पर बातचीत हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के टैंकर जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका की सहमति के बाद वहां से गुजर रहे थे। ईरान ने तमाम जो प्रतिबंध थे वो दुश्मन देशों पर लगाए थे और भारत का मित्र देश मानते हुए उसके टैंकर्स को आवाजाही की इजाजत दी थी। अब ये जो बातचीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उसमें बड़े स्टेक होल्डर हैं और उनके साथ ये पश्चिम एशिया के पूरे संकट पर बातचीत और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुला रहने पर बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए विकास भाई, ये जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाते थे जो बात आप कह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बात कही थी, आज राज्यसभा में उन्होंने बात रखी और उन्होंने सीधे सीधे हॉर्मूज के ऊपर बात रखी थी। कल भी उन्होंने यही बात कही, आज भी कहा कि हॉर्मूज के बंद होने से एक चिंता बढ़ती है और इसे खुला होना चाहिए, ये जरूरी है देश के, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है तो हॉर्मूज पर ही बात हुई है। मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करना, और हॉर्मूज को लेकर खास तौर से बातचीत हुई है। आपको क्या इंडिकेशन लग रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों बात कर रहे हैं? देखिए सुचिता, मुझे लगता है कि ये सर्जियो गोर की तरफ से आना इस गंभीरता को और बताता है। भारत पिछले कुछ समय से यूरोप के देशों से, खाड़ी के देशों से, ईरान से, इजराइल से और अमेरिका से लगातार बात कर रहा है, लेकिन भारत की वो मतलब जरूरत भी नहीं है और वो आदत भी नहीं है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है वो अपने आप को कहे कि नहीं हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन सबको पता है कि आज की तारीख में अगर किसी की स्थिति है कि जो सभी राष्ट्रों के जो नेता हैं उनके साथ एक बराबर बात कर सकता है, और जो सबसे बड़ी बात, भारत का अपना कोई पक्ष नहीं उस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि कोई किसी के पक्षपाती होने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। ऐसे में जो ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध है, या कहें कि जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसमें शांति की ओर जाने के लिए सबसे बेहतर अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो नरेंद्र मोदी दिखते हैं। पिछले कुछ समय में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लगातार जो विदेश मंत्री रहे, जो उनके टॉप लीडरशिप रही, उन सबसे बातचीत की है। आज राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री ने बोला उसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पश्चिम एशिया के नेताओं से 2 बार बात हुई राष्ट्राध्यक्षों से। ये सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज डिस्क्लोज नहीं की। और यहां यह भी समझना जरूरी है कि ट्रंप रणनीतिक तौर पर बहुत सेंसिटिव व्यक्ति हैं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन जब से सर्जियो गोर आए हैं तब से वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो कई बार ट्रंप के बयानों से भारत असहज होता है, कई बार ट्रंप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे भारत की स्थिति लगता है कि कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, उसको सर्जियो गोर ने ठीक किया है। और इस पोस्ट को मैं इसी तरह से देखता हूं। आप ये देखिए कि जिस वक्त सर्जियो गोर आ रहे थे, अपने दर्शकों को बताना चाह रही हूँ, उस वक्त बड़ी एक तरह से उनको लेकर चर्चाएं थी कि सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं, वो अमेरिका का हित हमेशा पहले देखते हैं। ये तो खैर स्वाभाविक भी है किसी भी व्यक्ति का। लेकिन यहां पर आने के बाद, जैसे जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, इससे पहले भी जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात हुई थी तो वो भी सर्जियो गोर के जरिए ही सामने आई थी। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था। मैं एक बार बता दूं कि ये जो बातचीत हुई है, अब इसका थोड़ी देर बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और डिटेल्स हमें सामने आए, लेकिन हॉर्मूज पर बात हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि हॉर्मूज खुला होना चाहिए, ये दुनिया के अलग अलग देश भी कह रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने आज इससे दोहराया। लेकिन मुझे लगता है फराज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये बड़ा डेवलपमेंट है। आपके नेता आज बोलते हैं भारत ने वर्ल्ड लीडर बनने का मौका गंवा दिया। आज ही अखिलेश जी का ये बयान आया है। मुझे तो लगता है कि इस युद्ध में अभी भारत की बड़ी एक ऐसी भूमिका है, क्योंकि बहुत से देश अगर कोई नाम लेते हैं कि कोई देश इसमें कुछ सक्रिय भूमिका निभा सकता है तो वो भारत का नाम लेते हैं। अब देखिए, सब अलग अलग देशों से बात कर रहा है भारत, आपके नेता कह रहे हैं वर्ल्ड लीडर नहीं बन रहा है, मौका गंवा दिया। नहीं, देखिए सुचारिता जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि भारत जो है वो हमेशा इस पोजीशन पर रहा है कि वो
दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में युद्ध भी रुकवा सकता है। और हमारी हमेशा से वो पोजीशन रही है कि दुनिया ने हमारे देश को हमेशा बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से देखा है। मगर जब से हमारे विश्व गुरु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हा हा ही हु वाली मस्खरी वाली जो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी की शुरुआत की है, उसके बाद से कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो एक प्रतिष्ठा होती है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। सुचारिता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं अक्सर बोलता हूं आपको कि आप मेरी बड़ी फेवरेट एंकर हैं, लेकिन मैंने कितनी बार कहा माय फ्रेंड सुचारिता, हा ही हु, जाऊं आपके गले पड़ जाऊं, ये मैंने कितनी बार किया? एक बार भी नहीं किया ना। मैं आपके स्टूडियो में गया, आपने सम्मान से मुझे चाय पिलाई, हम लोगों ने डिबेट की, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं माय फ्रेंड हा ही हु करके और पूरा जाकर के मुझे फराज साहब, मुझे ऐसा लगता है जिस लहजे में आप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ये करके गरिमा गिराते हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिन शब्दों में बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा गरिमा को ठेस पहुंचती है। खुद सोचिएगा और इसको फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। ये मेरा मत है, आपका अलग हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लग रहा है वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेतन्याहू के बाद जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है उस टेम्पररी सीज फायर की बात के बाद, जो उन्होंने कल अनाउंस किया। जब उन्होंने कहा मैं ईरान पर हमले नहीं कर रहा हूं, 5 दिन तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करूंगा, उसके बाद शायद नेतन्याहू ने, क्योंकि खुद बताई ये बात कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, उसके बाद अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है तो शायद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये भी जरा सोचिए। और हॉर्मुज को लेकर एक ब्लॉकेड जो चल रहा है उस पर दुनिया भर के देश कोशिश कर रहे हैं कि वो ना रहे। अब ईरान से ऐसे समय में बातचीत कर कौन सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ईरान से इस वक्त बात कौन कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक कंसेंसस भी तो है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त कौन बात कर सकता है ईरान से? कितने देश हैं जो ईरान से बात कर रहे हैं? नहीं, भारत की डिप्लोमेसी जब से देश आजाद हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के समय से हमेशा अच्छी रही है। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर में हमारी डिप्लोमेसी खराब हुई, हमारे बांग्लादेश से रिश्ते खराब हुए, बांग्लादेश हमें आंख दिखाने लगा, कभी पाकिस्तान के लोग साइकिल पहन के घुस जाते हैं। मगर देश के जो प्रधानमंत्री है ये पूंजीपतियों की सरकार है और व्यापार का नुकसान हो रहा है। 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत से निकल चुका है। पेट्रोल डीजल की महंगाई है, तो ये करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करेंगे तो सिविल वार हो जाएगा आपके देश के अंदर में, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी तो डायरेक्ट अटैक आपके पूंजीपतियों के हैं जिनके जहाज और सामान अधर पे लटके हुए हैं। तो अगर प्रधानमंत्री देश के हमारे ये नहीं बताकर अमेरिका अगर हमें बता रहा है, सर पूंजीपतियों के जहाज नहीं लटके हुए हैं, जो सिलेंडर और गैस से लदे जहाज आ रहे हैं वो आम लोगों के घर जाते हैं। तो ये क्यों आप लोग बार बार ऐसे कहते हैं? मुझे बताइए, अगर जहाज वापस आ रहे हैं तो वो आम लोगों के घर, उसमें कितने सिलेंडर निकलकर उस गैस के घर पहुंचेंगे, ये भी सोचिए ना। आप इसके बारे में नहीं बात करते हैं स्वयं प्रकाश जी। आप आगे कह रहे, सुन लीजिए मलूक जी, आप अंबानी को पेट्रोल गैस की एजेंसी में अमेरिका लगाने नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ मलूक जी, ये छोटा डेवलपमेंट नहीं है। मैंने एक सवाल स्वयं प्रकाश जी से पूछा था कि ईरान से इस वक्त कौन से देश बात कर रहे हैं, मुझे 4 नाम गिना दीजिए। क्योंकि अगर ईरान से जिन देशों को सबसे ज्यादा समस्या है, जिनमें यूरोप के देश हैं, जिनमें खुद अमेरिका है जो ये दबाव महसूस कर रहा है, उनसे बात नहीं हो रही। ईरान से बात करने के लिए एक माध्यम भी है हम। सुचरिता जी, देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, वो पिछले दिनों क्या काम कर रहे थे? चुप बैठ गए। कोई विश्व गुरु, कोई देश का ये हो गया, वो हो गया, गैस की कमी, तेल की कमी। गैस की कमी नहीं है, तेल की कमी नहीं है, डर लोगों से निकल गया। हमारे जहाज आ रहे हैं, गैस लेके आ रहे हैं, तेल का रेट नहीं बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अगर विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और आज किसी से भी बात नहीं कर रहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात करता है, और आज भी हम इस स्थिति में हैं कि ईरान से लगातार बात हो रही है, आगे भी होगी, तो जो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ का कुछ बोल रहे हैं उनके समझ में आना चाहिए
हमारा देश शक्तिशाली होकर उभरा है, हमारा देश का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होकर उभरे हैं और पूरे विश्व के पैमाने पे ये विश्व गुरु जो मजाक उड़ा रहे हैं, वाकई में विश्व गुरु के स्तर पे और पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा देश हमारा देश है जो आज ईरान से भी बात कर रहा है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बात कर रहे हैं, और तेल का आवागमन, जहाजों का आवागमन जा रहा है, और जो देश में हमारे में शांति है, ये तो ये चाहते थे किसी तरह भी शुरू में युद्ध में कूद जाएं, अपने देश की हवाई पट्टियों को, अपने देश की सेनाओं के स्थलों को, सड़कों को बम और मिसाइलों से तुड़वा दें, देश की इकोनॉमी खराब कर लें, और इन्हें तो सत्ता के भूखे लालची भेड़ियों को किसी तरह सरकार को बदनाम करके सत्ता तक पहुंच जाएं। बस आज इनकी स्थिति साफ हो गई है, पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वर्ल्ड में लीडरशिप करने की स्थिति है, और पूरे पश्चिम एशिया में नहीं। पर अखिलेश जी ने आज कह रहे हैं, वो मैंने यही पूछा, अखिलेश जी कह रहे हैं आपने तो वर्ल्ड लीडर बनने का मौका ही गंवा दिया। ठीक हो जाएगा। वो कह रहे हैं वर्ल्ड लीडर बनने का मौका ही गंवा दिया। विजय जी से पूछिए जरा, विजय जी, वर्ल्ड लीडर बनने का मौका ही गंवा दिया कह रहे हैं वो। मुझे लगता नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता है मौजूदा जो युद्ध की स्थिति है इसमें अभी शांति की अपील होनी चाहिए, ना कि एक मौका ढूंढ के वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश। वो अपने आप होती हैं ऐसी चीजें, इनमें मौके नहीं तलाशे जाते हैं। बोलिए विजय जी, बोलिए। सुचरिता जी, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान और इजराइल दोनों देशों के नेताओं से बात की। हाँ। और लगातार हम खाड़ी के देशों से बात कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। लगातार हमारे तेल टैंकर, तेल के जहाज वहां से गुजर रहे हैं जहां भीषण युद्ध चल रहा है। और मैं बता दूं, ये विश्व गुरु जो हंसी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी के नेता, 19 देशों का सर्वोच्च सम्मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला है। तो ये अगर हमें रशिया ने दिया है तो हमें अमेरिका ने भी दिया है, हमें अगर फिलिस्तीन ने दिया तो हमें इजराइल ने भी दिया है सर्वोच्च सम्मान। ये होती है विदेश नीति। ये विदेश नीति होती है कि आज भी हमारे तेल के टैंकर वहां से गुजर कर आ रहे हैं। हमने अभी राष्ट्रपति से बात की वहां के ईरान से, तो यहाँ आज ट्रम्प साहब से भी बात हुई है। तो इनको तो मिर्ची लगनी जरूरी है। और कुछ तथ्य के आधार पे मैं बता देता हूँ, इन्होंने बात की अर्थव्यवस्था की। अरे 2 ट्रिलियन की से हम 4 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच गए भाई। आज हमारा फॉरेन रिजर्व देख लो। और आप तो इतनी पता होगी 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने का आदेश हो गए थे। आज इतने सब कुछ होने के बावजूद कितने शांति के साथ हम बैठे हैं। ये मैनेजमेंट होती है, ये मोदी सरकार है। देखिए ये कर रहे हैं आप, और आप देखेंगे स्वयं प्रकाश जी की आवाज दीजिए, क्या कह रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं देश की इकोनॉमी, देश के व्यापारियों में भय का वातावरण है। ये आपको समझ में बढ़ा दिए 2014 में हो रहा है देश में मैट्रिक टन का रिजल्ट है हमारे पास। मैं प्रधानमंत्री जी को गौर करके कह रहा हूं। नहीं, मैं बस, मेरे पास समय नहीं है, मैं एक बार बस हर्षवर्धन जी का एक रिएक्शन लूंगी। हर्षवर्धन जी, ये जो शिप्स आ रहे हैं ये क्या उद्योगपतियों के लिए आ रहे हैं? ये जो एक नैरेटिव दिया गया, मैं जरा इस पर बहुत समय नहीं है मेरे पास, बस जल्दी से एक रिएक्शन चाहिए। नहीं, देखिए असली संकट यही है कि इस देश के उद्योगपति बड़े नहीं हो, कंपनियां बड़ी नहीं हो, जिससे देश के जो कमजोर लोग हैं उनको समय पर चीजें न मिल पाए। और कोई भी टैंकर लेकर आएगा, अंत में लोगों के घर का चूल्हा जलना है, लोगों की गाड़ियों के पेट्रोल डीजल के जरिए चलना है। आम जनता के विरोधी हैं जो इस तरह से उद्योगपति अंबानी अडानी कह के हमला करते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त का ये बड़ा डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी चर्चा जैसे हम लोग करते हैं कि भाई वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ बात की है, नेतन्याहू से बात की है, इसकी चर्चा भी दुनिया भर में हो रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त बात की है। जैसा मैंने कहा कि कल के एक टेम्पररी सीज फायर के बाद ये नेतन्याहू के बाद दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं।